पार्टी, दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। और आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट करने वाले हैं। तो जब भी हम स्काई देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? हमें ब्यूटीफुल से क्लाउड्स दिखाई देते हैं, हमें ब्राइट सनशाइन दिखाई देती है और कभी कभी हमें ठंडी ठंडी हवाएं जो है फील होती हैं। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि अर्थ के अराउंड एक एयर की लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चा पार्टी, अगर हम बात करेंगे, ये हमारा जो ब्यूटीफुल सा प्लैनेट अर्थ है, जब भी हम स्काई में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? सनशाइन दिखाई देता है। कभी कभी एक ब्रीज जो है, हम ठंडी ठंडी हवाएं जो है फील करते हैं, हमें फ्लोटिंग क्लाउड्स जो है दिखाई देते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? ये एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। सो व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? सो एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो किसके सराउंडिंग में है? हमारी अर्थ के सराउंडिंग में है। सो जैसे कि अगर आप देख सकते हो, ये हमारी ब्यूटीफुल सी अर्थ है, इसकी सराउंडिंग में एक लेयर ऑफ एयर है जिसे हम अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ के अराउंड किस वजह से है? किसने इसे कंट्रोल किया है? तो वो है हमारी ग्रेविटी की वजह से। सो बच्चा पार्टी, हमें क्या समझ में आया मैम? एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है सराउंडेड द अर्थ, और अगर हम बात करें ये किसकी वजह से है अर्थ के अराउंड? ये ग्रेविटी की वजह से है। अब ये एटमॉस्फेयर जो है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है? बहुत सारी गैसेस होती हैं जो हमारी लाइफ के लिए, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन हो गया हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे ले पाएंगे? सो इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, और जो कि हमारी लाइफ के लिए बच्चा पार्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर जो है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट गैसेस ही नहीं है, वो बहुत सारी हमें हार्मफुल रेडिएशन जो कि सोलर रेडिएशन आती है उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। सो बच्चा, अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कि सन से जो है वो क्या आता है? सन से मैम हार्मफुल रेज आती हैं, राइट? हार्मफुल रेज आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या? यूवी रेज बोला जाता है। सो बच्चा, ये जो यूवी रेज है, ये जो सोलर रेडिएशंस हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है क्या? हमारा एटमॉस्फेयर। और इसी के साथ सन से हमें हीट भी मिलती है। सो एटमॉस्फेयर क्या करता है? जो हीट हमें चाहिए, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है ना, अगर बिल्कुल सन रेज ही नहीं होंगी और अर्थ की जो हीट है वो ट्रैप, जो सन से हीट आ रही है उसे ट्रैप नहीं किया जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा रहेगा। सो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेटेड इसलिए रहता है क्योंकि एटमॉस्फेयर सन से आने वाली जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है और जो अर्थ के टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करता है, सुटेबल रखता है। सो इट ट्रैप सम ऑफ द सन्स हीट एंड कीप द अर्थ एट अ सुटेबल टेम्परेचर में रखता है। सो इट प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। तो सारी हीट जो है वो वापस नहीं जाती है, कुछ ट्रैप होकर जो है हमारी अर्थ पे रहती है, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। सो हमें क्या समझ में आई? ये प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, जैसे कि हमारी यूवी रेज हो गई। ये ट्रैप करता है सम ऑफ द सन से आती है मैम हीट, और ये उसी हीट को क्या करता है? ट्रैप करके रखता है। सो उसी हीट को क्या करता है? ट्रैप करके रखता है, जो कि हमारे अर्थ टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। रोल इन वेदर एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, सो एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है बेटा वेदर एंड क्लाइमेट को। देखो, हमारा जो वेदर है ना वो चेंज होता रहता है, कभी धूप हो रहा है, कभी हमारा क्लाउडी है, ठीक है, सो कभी सनी है, कभी क्लाउड से है। तो ये सारी चीजें जो है कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को जो है कंट्रोल कौन करता है? हमारा एटमॉस्फेयर बच्चा कंट्रोल करता है। सो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द एटमॉस्फेयर कंट्रोल किस किस को कंट्रोल करता है? वेदर एंड क्लाइमेट को। वो उसके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर एंड विंड, जितने भी एलिमेंट्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है। सो क्लाउड्स हो गए आपके, सनशाइन होगी, जो ब्रीज आप फील करते हैं वो सब किसकी वजह से हो रही है? वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है। सो अगर हम इसको
शॉर्टली सम अप करें तो हमें क्या समझ में आया, एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है सराउंडिंग द अर्थ। और अगर हम बात करें ये अर्थ के अराउंड किसकी वजह से टिका हुआ है, ग्रेविटी की वजह से हुआ है। और इसका कंपोजिशन में मैम डिफरेंट गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स है, और ये जितनी भी जो ज्यादातर गैसेस है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारी ऑक्सीजन हो गई है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सो वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ अगर हम बात करें, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो हार्मफुल रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन आती हैं आपकी, उनसे भी, जो यूवी रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और जितनी भी हमारे सन से हीट आती है उसे ट्रैप करता है, जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को सुटेबल बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ जो है एटमॉस्फेयर हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को भी बच्चा कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर, अगर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत दिए इस बार एनसीईआरटी ने। सो कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। अरे एटमॉस्फेयर, विदाउट एटमॉस्फेयर एयर ही नहीं होगी तो सांस कैसे लेंगे, ब्रीथ कैसे करेंगे? सो देयर वुड बी नो एयर टू ब्रीथ, सो लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हार्मफुल यूवी रेज जिससे हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो सोलर से रेडिएशन आ रही है वो हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंचेंगी। अर्थ वुड बिकम एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे और एक्सट्रीमली कोल्ड जो है नाइट के टाइम पीरियड में हो जाएगा। सो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारा जो सर्वाइवल है वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एयर नहीं होगी, हार्मफुल यूवी रेज जो है अर्थ तक पहुंच रही है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। अर्थ जो है एक्सट्रीमली दिन के टाइम में बहुत हॉट है, रात के टाइम में बहुत ज्यादा जो है कोल्ड हो जाएगा। सो ये चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी। देयर वुड बी नो क्लाउड्स, विंड नहीं होगा, रेन नहीं होगा, वेदर एंड क्लाइमेट बच्चा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन जो है वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन अर्थ, वो नहीं रह पाएंगे। सो द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें एयर प्रोवाइड कराता है जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, हार्मफुल रेडिएशन से। अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड वेदर जो है क्रिएट करता है। लेकिन अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारा सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा। क्लाउड्स नहीं होंगे, विंड नहीं होगी, रेन नहीं हो गई, हमारे पास एयर नहीं होगी ब्रीथ करने के लिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सो भाई एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अब जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि भाई कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमें एटमॉस्फेयर समझ आ गया, ये हमारे अर्थ के अराउंड एक लेयर ऑफ अर्थ, एक ब्लैंकेट है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एटमॉस्फेयर जो है इसका कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज से बना होता है बेटा? तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। सो बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स बच्चा आप लोगों के होते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस है, सबसे अबंडेंस में अगर हम बात करें सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि सबसे ज्यादा, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन are the two primary and the most abundant gases जो है जो हमारी अर्थ पर है। तो सबसे ज्यादा तो कौन सी है, नाइट्रोजन है ना। तो बच्चा पार्टी अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है एंड सेकेंड नंबर पे है हमारी ऑक्सीजन, राइट। तो सेकेंड नंबर पे हमारी ऑक्सीजन है। उसी के साथ अगर हम बात करें सो अदर गैसेस भी छोटे छोटे अमाउंट्स में प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। सो ये सारी गैसेस भी हमारे जो है स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट में मैम अवेलेबल है हमारे पास। सो
बच्चा पार्टी जैसे कि आपको ये डायग्राम भी दिया गया है, सो अगर आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा आपके पास नाइट्रोजन है, आपको इस तरीके के डायग्राम भी रीड करने आने चाहिए। सो नाइट्रोजन कितना है, 78% मैम हमारे पास नाइट्रोजन है। 21% बच्चा आपके पास ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन आता है 0.93, देन कार्बन डाई, और बाकी अदर जितनी भी गैसेस हम पढ़ रहे हैं वो अदर 0.03% है। सो एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस तो है ही है, हमारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आप लोगों का, बाकी जितनी भी हाइड्रोजन, हीलियम, सभी गैसेस तो है, साथ में और क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। सो द एटमॉस्फेयर, अगर आपसे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पूछा जाएगा, अगर मुझसे कोई पूछेगा, सो इसमें क्या क्या है मैम, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, राइट बच्चा। सो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है वो है आप लोगों का, इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन सी है, सो मैम नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा अबंडेंस में हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। उसके साथ साथ क्या है, वाटर वेपर भी है, सो वाटर वेपर्स भी है हमारे पास, और साथ में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। सो ये सभी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट। तो ये सभी चीजें हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल जो है हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, और सबसे अबंडेंस में मैम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसी के साथ अगर हम बात करें, सो ये डायग्राम आप लोगों ने देख लिया, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बच्चा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की। सो एटमॉस्फेयर जो है बच्चा वो हमारा डिफरेंट लेयर्स में ऑर्गेनाइज है, ठीक है। सो ये जो लेयर है उनके टेम्परेचर और डेंसिटी, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं उसी हिसाब से जो है इनका टेम्परेचर एंड डेंसिटी चेंज होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी चेंज होती है। सो द एटमॉस्फेयर इज अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स में ऑर्गेनाइज है, एंड दीज लेयर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ किस किस के बेसिस पे, चेंजेस टेम्परेचर एंड डेंसिटी विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे सी लेवल से हमारी हाइट जो है बढ़ती जाती है उसी के बेसिस पर इनकी डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बेसिस पर जो है हमने इन लेयर्स को डिफाइन किया है। सो एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होती है, एयर की जो सबसे ज्यादा डेंस कहां पर होती है आपके, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एयर डेंसिटी जो है हाईएस्ट होती है नियर द अर्थ सरफेस। सो बच्चा जो हमारा अर्थ सरफेस है वहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है एयर डेंसिटी, और जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, ये डिक्रीज होती जाती है। सो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की, किस किस के बेसिस पर है, टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो डिसाइड करते हैं लेयर का, राइट। सो एयर डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट कहां पे होती है, अर्थ सरफेस के पास, एंड एयर डेंसिटी डिक्रीज करती है विद द ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे सी लेवल से, सो ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है, सो द मीन अगर हम बात करें सी लेवल जो है वहां पे ऑल्टीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, राइट। चलिए, सो अगर हम लोग बात करें सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ट्रोपोस्फेयर, भाई हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सर्वाइवल हम इसी लेयर पर रहते हैं भाई, एयर जो हमें चाहिए वो भी यहीं पर है। सो हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज है वो तो ट्रोपोस्फेयर में ही हो रहे। सो बच्चा पार्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर। सो द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो हमारे एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है सबसे लोएस्ट, एंड जो सबसे जो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, वो आपकी ट्रोपोस्फेयर है, और इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है बच्चा, तो 12 किलोमीटर तक। सो इसकी एवरेज हाइट जो है वो आपके 12 किलोमीटर तक कंसीडर की जाती है। अब आपको पता है टेम्परेचर तो जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड में जाएंगे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाता है। अब
इसी लेयर में क्या है, वो एयर है जिसे हम ब्रीथ करते हैं। हम तो रहते ही इस लेयर में है ना, हम तो ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स आर फाउंड है। तो ज्यादातर जो आप वाटर वेपर्स देखते हैं, आप क्लाउड्स देखते हैं, वो आपको यहीं पर ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं। और जितने भी वेदर फिनोमिना, जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना हो रहे हैं, वो भी आपको यहीं पर देख, सच जैसे कि बारिश हो रही है, फॉग हो गया, धुंध हो गया है, आपके ओले पड़ रहे हैं, हेल्स हो रहे हैं। सो सारे फिनोमिना आपको इसी लेयर में देखने को मिलते हैं। दोबारा से हम ट्रोपोस्फेयर को सम अप करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर जो है लोएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है बच्चा। एवरेज हाइट कितनी है, अबाउट 12 किलोमीटर जो है एवरेज हाइट है। टेम्परेचर जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा मैम, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। सिमिलरली इसी लेयर में क्या है, वो एयर है जिसे हम ब्रीथ करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स जो है यहाँ पाए जाते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना होते हैं वो हमारे कौन सी लेयर में होते हैं, सो वो ट्रोपोस्फेयर में। जैसे कि आपका रेनफॉल हो गया, आपका फॉग है, आपका हेल है, ये सभी फिनोमिनास जो है वो आपके ट्रोपोस्फेयर, जो आपकी फर्स्ट लेयर है बच्चा, वहां पर होते हैं। उसी के साथ आती है हम ओके, सो द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। देखो सेकंड जो लेयर है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है। सो ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर आती है। सो द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो सेपरेट किया जाता है एक बाउंड्री के द्वारा, जिसे हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। सो दिस इज योर ट्रोपोपॉज। तो आपसे पूछा जाएगा भाई ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है, जो उसे सेपरेट करती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे ट्रोपोपॉज बोला जाता है। सो बच्चा पार्टी, ये आपका ट्रोपोस्फेयर था, यहाँ पे एंड हुआ और यहाँ से आपका जो है स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। सो ये है आपका ट्रोपोपॉज। ओके, सो द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो किसकी वजह से सेपरेट होता है, कौन सी बाउंड्री है, ट्रोपोपॉज है। सो ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने क्या सीखा, ट्रोपोस्फेयर जो है लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है, वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना जो है बच्चा वो आपके इसी लेयर में होते हैं। सो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर, जहां पे हम रहते हैं, और सारे वेदर फिनोमिना, चाहे आपका रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, सारी चीजें यहीं पर आपकी होती हैं। तो नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट लेयर जो है बेटा वो है बच्चा पार्टी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। सो ये रहा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। सो द स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर के बाद सेकंड लेयर हमारी कौन सी आ गई है, स्ट्रेटोस्फेयर आ गया। अब ये कहां तक है, देखो ट्रोपोस्फेयर कहां तक थी मैम, ये तो थी 12 किलोमीटर तक, और आपकी स्ट्रेटोस्फेयर कहां तक है, ये आपके 50 अर्थ से लेकर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है बच्चा। एयर कैसी है, स्टेबल है यहाँ पर, ठीक है। सो एयर यहाँ पर स्टेबल है, और यहाँ पर जो है ज्यादातर वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। सो हमारे जो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं वो इसी लेयर में, यहाँ से तो ऊपर जाते हैं, डिस्टर्बेंसेस होती है, जब वहां पे स्टेबल है सब कुछ, सो वहीं पर जो है आपके एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। सो एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर फॉर द स्मूदर ट्रेवल। सो स्ट्रेटोस्फेयर को एक बार डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है मैम, कहां तक एक्सटेंड करती है बच्चा पार्टी, 50 किलोमीटर अबव द अर्थ तक है। एयर कैसी है यहाँ पर, स्टेबल है एंड फ्री फ्रॉम मैम किसी भी तरीके की यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं होती है। सो हमारे जो एरोप्लेन्स है वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। सो आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि एरोप्लेन्स कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। देखो दिख भी रहा है आपको एरोप्लेन, है ना। चलो, सो इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इस लेयर का, इसमें है हमारी ओजोन लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्ट्रेटोस्फेयर
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो एरोप्लेन्स हमारे यहाँ फ्लाई कर रहे हैं और इसी में है हमारी ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है लाइफ को ऑन अर्थ बाय ऑब्जर्विंग द सन से जो हमारी हार्मफुल यूवी रेज आती है। हमने पढ़ा है हमेशा हमारे अर्थ में जो यूवी रेज है उनसे प्रोटेक्ट कौन सी लेयर करती है? ओजोन लेयर करती है। अब ये ओजोन लेयर कौन से अगर हम बात करें सो ओजोन लेयर जो है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में है। सो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो भाई ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है एंड हमारे एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो आपके इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। सो इट कंटेन्स द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट life on earth by observing the sun harmful UV rays. So why it is important? देखो क्लाउड्स नहीं है मैम, रेन, ये हमने देखा था कि ज्यादातर वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं है, यहाँ पे स्टेबल है यहाँ पे चीजें, इसीलिए तो एरोप्लेन उड़ पा रहे हैं ना बच्चा। सो नो क्लाउड्स, रेन नहीं है, स्टॉर्म्स नहीं है, सो सेफ एंड स्मूथ है मैम एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए, ठीक है। सो ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए अच्छे, और इसमें हमारी ओजोन लेयर भी है। तो अब इसके बाद जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और अगली जो लेयर है वो है आपकी मीजोस्फेयर। इसके बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है। सो स्ट्रेटोस्फेयर और आपके मीजोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है। सो द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज, इसे बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हमने क्या सीखा? स्ट्रेटोस्फेयर है हमारी सेकेंड लेयर ट्रोपोस्फेयर के बाद, एटमॉस्फेयर दैट कंटेन द ओजोन लेयर एंड प्रोवाइड करती है स्मूदर कंडीशन, किसके लिए? एरोप्लेन फ्लाइट्स के लिए, है ना, हमारे प्लेन्स जाते हैं यहां से। चलिए उसके बाद आता है मीजोस्फेयर बेटा। तो ट्रोपोस्फेयर हो गया 12 किलोमीटर तक आपका, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर हो गया 50 किलोमीटर तक। अब आता है हमारा मीजोस्फेयर। सो मीजोस्फेयर जो है थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, लोकेटेड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है माँ, और ये 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। सो ये कहाँ तक है बच्चा बाटी? ये आपके 80 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। सो टेम्परेचर डिक्रीज एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीज। देखो ये लाइन तो आप सबको पता है, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाता है। सो इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो हमारे एटमॉस्फेयर की जो कोल्डेस्ट लेयर है वो आपकी मीजोस्फेयर है। सो इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, ये आपको याद रखना है। और जो हमारे मेटेराइट्स हैं जो स्पेस से आते हैं वो यहीं पर मीजोस्फेयर में आकर ही बर्न करते हैं, राइट। सो वो कहाँ पे आके बर्न करते हैं? सो आपके मेटेराइट्स जो है वो आपके मीजोस्फेयर में आकर ही बर्न करते हैं, इनको चार्ज मिलता है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? यहाँ पे बर्न हो जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द मेटेराइट्स एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस बर्न अप इन द मीजोस्फेयर में बर्न होते हैं। सो मीजोस्फेयर के बारे में हमने क्या देखा कि मीजोस्फेयर जो है माँ वो हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है बच्चा, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की, वेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट। मोस्ट मेटेरॉइड्स जो है बर्न अर्थ सरफेस में पहुंचने से पहले इसी लेयर में बर्न करते हैं, जो हमें दिखते भी हैं। सो मेटेरॉइड्स जो है हमारे मीजोस्फेयर में बच्चा आपके बर्न करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी थर्मोस्फेयर। सो थर्मोस्फेयर इज द लेयर अबव द मीजोस्फेयर। सो मीजोस्फेयर के ऊपर जो हमारी लेयर है ये आपका मीजोस्फेयर है 80 किलोमीटर तक बचा। उसके बाद जो आपकी लेयर आती है वो आपकी थर्मोस्फेयर है। अब थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर अबव द अर्थ है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है बेटा तो इसमें अगर हम बात करें आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। गैस मॉलिक्यूल्स जो है इस लेयर में वो ऑब्जर्व करते हैं जो सन से आने वाली एक्स रेज और आपकी जो शॉर्ट वेव यूवी रेज होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। सो थर्मोस्फेयर किसके ऊपर है? मीजोस्फेयर के है। इसका जो अगर
अगर हम बात करें कहां तक एक्सटेंडेड है, 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद द ऑल्टीट्यूड एंड साथ में इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं सन से आने वाली एक्स रेज एंड शॉर्ट वेव यूवी रेज को ऑब्जॉर्ब करते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें हमारा जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जो रेडियो वेव्स जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है वो इसी थर्मोस्फेयर से होती हैं। सो बच्चा अगर हम बात करें हमारा ये रेडियो ट्रांसमीटर है, यहां से हमारी रेडियो वेव्स गई, अब थर्मोस्फेयर का पार्ट है आइनोस्फेयर, वहां से ये टकराएंगी और ये रेडियो वेव्स जो है बाउंस बैक करेगी अर्थ में, और जो रेडियो रिसीवर्स हमारे घरों में है वहां तक ये हम तक पहुंचेगी। सो अगर हम लोग बात करें सो रेडियो का जो ट्रांसमीटर है, अगर हम बात करें ये रेडियो वेव्स आइनोस्फेयर से ही टकरा के वापस आपके घरों तक पहुंचती है, जो कि किसका पार्ट है, हमारे थर्मोस्फेयर का पार्ट है। सो इट ऑल्सो हेल्प विद द रेडियो ट्रांसमिशन बाय reflecting radio waves transmitted from the earth back toward it। आइनोस्फेयर किसका पार्ट है? सो आइनोस्फेयर जहां पे आपकी रेडियो वेव्स जो है रिफ्लेक्ट हो रही है वो ही आपके थर्मोस्फेयर का पार्ट है। सो आइनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। एडिशनली एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिना जिसे हम नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं, जिसे अरोरास भी बोला जाता है, वो भी आपके थर्मोस्फेयर में ही होते हैं। सो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले अरोरा होता क्या है? सो द वर्ड अरोरा जो है वो आपके लैटिन वर्ड डाउन से लिया गया, डॉन से लिया गया, जिसे मॉर्निंग लाइट भी बोला जाता है। सो इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेसेस जो है अरोरा, उनके नाम पर है। सो अगर हम बात करें अब क्या होता है, हमारा जो सन है वो रिलीज करता है चार्ज पार्टिकल जिसे हम सोलर विंड बोलते हैं। सो हमारे सन ने क्या रिलीज किया? चार्ज पार्टिकल रिलीज किए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर विंड्स बोलते हैं। अब ये पार्टिकल्स किसकी साइड ट्रैवल कर रहे हैं? ये अर्थ की साइड ट्रैवल कर रहे हैं। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये इनको किसकी टुवर्ड्स लेकर जा रही है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड लेकर जा रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर हम बात करें सो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की वो इनको कौन सा डायरेक्शन दे रही है? नॉर्थ पोल एंड आपके साउथ पोल का। सो अगर हम बात करें ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर बच्चा ये कोलाइड करते हैं। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। सो ये जो पार्टिकल्स आए हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल्स आए हैं, अब ये कोलाइड करेंगे इन गैसेस के साथ जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और ये जो डिफरेंट गैसेस है ये डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती है, सो क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ग्लोइंग लाइट जो है आपको स्काई में दिखाई देगी, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट या अरोरास के नाम से जानते हैं। सो बच्चा पार्टी अगर आप देखोगे सो नेम ऑफ द अरोरास को हम देखें सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियालिस होता है जिसे नॉर्दर्न लाइट्स बोला जाता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है जिसे सदर्न लाइट्स आपका बोला जाता है। सो ये है आपके ब्यूटीफुल अरोरास जो डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है आपके दिखाई देते हैं। सो हमने क्या देखा, हमारे सन से जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे जो एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस है जब उनके साथ कोलाइड करते हैं सो इस तरीके का ब्यूटीफुल स्काई जो है अरोरास जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सो ये थर्मोस्फेयर का पार्ट है। अब उसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फेयर। सो जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है बहुत ही थिन है। अब यहां से धीरे धीरे आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा और स्पेस में हम लोग चले जाएंगे। सो द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। सो अगर हम बात करें थर्मोस्फेयर के बाद जो आउटर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर है, जो अगर हम बात करें सबसे जो हमारी फर्स्ट लेयर थी वो ट्रोपोस्फेयर थी, एंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो आपकी एक्सोस्फेयर है। बहुत थिन है, एयर बहुत ही ज्यादा थिन होती है इस लेयर में, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है हम किस में मर्ज होते जाते हैं? आउटर स्पेस की साइड जाते हैं। अब इस स्फीयर में अगर हम बात करें दो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन आपको देखने को मिलती है बच्चा पार्टी। सो अगर हम बात करें एक्सोस्फेयर
आउटर मोस्ट और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। एयर बहुत थिन होती है इस लेयर में और ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे हम किसके साथ, आउटर स्पेस के साथ जो है ये मर्ज हो जाता है और इसमें लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन हम लोगों को देखने को मिलती है। सो हमने जो है अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखा, जिसमें हमारे पास पहली लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और उसके बाद जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फेयर है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, हमारे एटमॉस्फेयर का। सो व्हाई डू गैसेस एस्केप, यहाँ पे गैसेस क्यों एस्केप कर जाती है, क्योंकि भाई अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, वीक हो जाएगी ना, जितना ऊपर जाएंगे ग्रेविटी कमजोर होती जाएगी। सो ग्रेविटी जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं सो ग्रेविटी इज वेरी वीक। अब ग्रेविटी वीक है तो वो आपकी गैसेस को होल्ड नहीं कर पाएगी। अब लाइट गैसेस जो है आप इजीली एस्केप कर सकती है इनटू स्पेस। सो व्हाई डू गैसेस एस्केप, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा वीक है एट दिस हाइट, जिसकी वजह से आपकी गैसेस जो है इजीली एस्केप कर सकती है बच्चा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। वेदर की अगर हम बात करते हैं सो वेदर मींस डे टू डे, हर एक घंटे, अगर हम बात करें डे टू डे भी अलग है, आर टू आर कंडीशन ऑफ हमारे एटमॉस्फेयर की जो होती है उसे हम वेदर बोलते हैं बेटा। जैसे कि अभी हमने देखा सुबह रेनी था, बाद में सनी हो गया, थोड़ी देर बाद विंड्स चलने लगी तो विंडी है, तो कुछ घंटों में भी आपका वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। डे टू डे और आर टू आर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है उसे हम वेदर बोलते हैं। जैसे कि आज रेनी है, ठीक है, या थोड़ी देर पहले जो है वेदर रेनी था, उसके बाद थोड़ी सी सनी, मतलब सन दिखाई दिया, सनी हुआ, विंडी, क्लाउडी, फॉगी, तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेदर आपके। तो रेनी है, सनी है, विंडी है, क्लाउडी है, फॉगी। सो वेदर का मतलब है डे टू डे या फिर आर टू आर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। सो वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, डेली और इवन आर्ली बेसिस पर भी आपका चेंज होता है। आप स्कूल जा रहे थे, आपने देखा आज थोड़ा क्लाउडी है, ठीक है, थोड़ी देर बाद रेनी हो गया, बारिश होने लगी, आपने देखा थोड़ी देर बाद सन भी आ गया, सनी हो गया। सो इस तरीके से वेदर आर्ली बेसिस पर भी आपका बहुत फ्रीक्वेंटली जो है बच्चा वो आपका चेंज होता है। उसी के साथ क्लाइमेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 ईयर्स और मोर। सो क्लाइमेट बहुत स्लोली चेंज होता है। ये डिस्क्राइब करता है जनरल आपका जो वेदर पैटर्न होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो जनवरी फरवरी में ठंडा रहता है, ठीक है, विंटर्स रहते हैं, तो बहुत सालों से यही पैटर्न आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है लेकिन विंटर्स का टाइम पीरियड आता है, उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा उसके बाद समर्स का टाइम पीरियड आ जाता है। सो वो आपका क्लाइमेट है। सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, बहुत लंबे टाइम पीरियड्स पे 30 साल या उससे ज्यादा से जो एक सेम पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज योर क्लाइमेट। सो क्लाइमेट जो है बहुत स्लोली चेंज होता है। जैसे वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर बहुत फ्रीक्वेंटली इवन आर्ली बेसिस पर भी चेंज हो जा रहा है, लेकिन क्लाइमेट को टाइम लगता है। सो इट डिस्क्राइब द जनरल वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस कि भाई पहले यहाँ पे कुछ टाइम 2-3 महीने विंटर्स रहता है, फिर समर का टाइम पीरियड आ जाता है, तो उस तरीके से। सो क्लाइमेट जो है वो आपका जनरल वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस बताता है। अब वेदर एंड क्लाइमेट को जो है बेटा जो मेजर एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपका टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी है, विंड है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। सो टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें चेंज ड्यूरिंग द डे एंड थ्रू आउट द ईयर, आपको पता है डे के अकॉर्डिंग भी और थ्रू आउट द ईयर भी टेम्परेचर जो है आपका चेंज होता है। डेज आपको पता है कि आपको पता है सनशाइन करता है तो डेज कैसे होते हैं, वार्मर होते हैं, ठीक है, सनलाइट की वजह से। तो डेज आर वार्मर देन नाइट्स बिकॉज ऑफ किसकी वजह से बच्चा, सनलाइट की वजह से।
समर कैसी होती है, हॉटर होती है। विंटर्स जो है वो आपकी कैसी है, आपको पता है ठंडी होती है। सो द सन एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ जो है हमें इंसोलेशन बोलते हैं। सो अगर हम बात करें सन से एक एनर्जी आती है, मतलब एक हीट एनर्जी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोला जाता है। सो द इनकमिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन सॉरी इंटरसेप्टेड, जिसे अर्थ जो है पकड़ के रखता है, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है इंसुलेशन कहते हैं। सो अगर देखिए एरियाज नियर द इक्वेटर, देखो इक्वेटर के पास ना बेटा बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट जो है सनलाइट फॉल होती है। सो यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट आपको देखने को मिलेगी। सो बच्चा अगर हम बात करें एरियाज जो नियर द इक्वेटर होते हैं, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। सो एरियाज जो नियर द इक्वेटर होते हैं वहां पे जो आपकी सनलाइट है वो डायरेक्टली जा रही है। अगर हमारी सनलाइट यहाँ पर डायरेक्टली जा रही है तो यहाँ पे अगर आपको पता है गर्मी ज्यादा होगी, है ना, तो सनलाइट यहाँ पे ज्यादा वार्मर रहेगा। सो एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव करते हैं मैक्सिमम सनलाइट बचा। एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल सनलाइट जो है इंटेंस होती जाती है क्योंकि स्लेंट होती जाती है। सो अगर हम लोग बात करें, अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं पोल्स की साइड, सो हमारी जो सनलाइट है वो स्लेंट होती जाती है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे वो जो हमारे अगर हम बात करें फ्रीज जोन जो है आपका रहता है, राइट। सो अगर हम हीट जोन्स की बात करें तो हमारे 3 तरीके की हीट जोन्स होते हैं। एक आपका टॉरिड जोन होता है, एक आपका टेम्परेट जोन होता है और आपका फ्रीज्ड जोन होता है बच्चा। सो अगर हम बात करें, आपको पता है इक्वेटर के पास जो है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है इसे टॉरिड जोन बोला जाता है, राइट। इसे टॉरिड जोन बोला जाता है। ये सबसे वार्मर एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है वो बिल्कुल डायरेक्ट है, राइट। यहाँ पे जो है आपकी सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट होती है। देन उसके बाद आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आपके अंटार्कटिक सर्कल तक ये आपके टेम्परेट जोन होते हैं जहाँ पे जो है आपका मॉडरेट जो है क्लाइमेट रहता है। और उसके बाद जो आपका पोल वाला एरिया है आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक एंड देन अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक, क्योंकि यहाँ पर सनरेज जो है वो स्लेंट में आ रही है, उनको आने में टाइम लग रहा है, तो ये आपके जो है वो कोल्डेस्ट जोन्स होते हैं जिसे हम फ्रीज जोन भी बोलते हैं। दोबारा से इसको देखें तो देखिए बच्चा बहुत सिंपल है। अगर हम हीट जोन में अपने अर्थ को डिवाइड करें तो 3 तरीके के जोन आएंगे। सबसे पहले आएगा टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन की अगर हम बात करें सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये इक्वेटर वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पे हमारी सनरेज मैम डायरेक्ट होती हैं। सो यहाँ पे सनरेज कैसी है बच्चा, बिल्कुल डायरेक्ट है। क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट है तो यहाँ पर जो है आपका बहुत ज्यादा वार्म होगा, तो सबसे वार्मर यही एरिया होते हैं। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आपका आर्कटिक सर्कल वाला जो पार्ट है ये आपके टेम्परेट जोन है, और यहाँ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल वाला ये आपका साउथ टेम्परेट जोन है। सो यहाँ पे आपके क्लाइमेट थोड़े मॉडरेट रहते हैं कंपैरेटिवली। देन उसके बाद जो है हमारे सबसे कोल्डेस्ट रीजन आते हैं जिन्हें हम फ्रीज्ड जोन बोलते हैं, आपके आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक एंड अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक आपके फ्रीज्ड जोन है। सो इस तरीके से जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंपैक्ट पड़ता है। देन सेकंड आता है ह्यूमिडिटी। देखो वाटर जो है आपकी रिवर से, लेक से, सी से एंड लैंड से वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सो वाटर जो है आपको पता है इवेपोरेट होता है, हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो चलता रहता है। सो वाटर हमारे रिवर से, लेक से, सी से, लैंड से इवेपोरेट होता है और क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। अब ये वाटर वेपर किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ये वाटर वेपर ऑफ कोर्स एयर के साथ मिक्स होंगे। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इसे हम क्या बोलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। सो बच्चा पार्टी, सो वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक, सीज एंड लैंड जो है वो इवेपोरेट होता है। सो इवेपोरेट होके क्या बनता है, वाटर वेपर जो है बनते हैं। अब ये जो वाटर वेपर है ये किसके साथ
मिक्स होता है? ये वाटर वेपर आपका मिक्स होता है। सो ये वाटर वेपर जो बने, जो हमारे लेक्स वगैरह से, रिवर से गए, और ये किसके साथ मिक्स होगा? ये आपके एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। और इसी को द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है आपके एयर में, वही आपकी क्या है? ह्यूमिडिटी है, राइट? उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी जो है आपका बोला जाता है। सो वार्म एयर जो है कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। सो जो वार्म एयर होती है वहां पे ज्यादा वाटर वेपर होते हैं। सो ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज होती है हॉट डेज पे। आपने देखा है गर्मी होती है, फिर आपको चिपचिपापन भी फील होता है। सो वार्म एयर जो है उसमें ज्यादा वाटर वेपर जो है वो होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है हॉट डेज पे। सो हाई ह्यूमिडिटी मेक्स क्लोथ्स ड्राई स्लोली एंड कॉज अ स्वेटी अनकंफर्टेबल फीलिंग। आपको पता है गर्मियों में से चिपचिपाहट, जब वेपर ज्यादा होते हैं, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, सो क्लोथ्स को ड्राई होने में भी टाइम लगता है, ठीक है? और आप बहुत ज्यादा स्वेटी, बहुत ऐसे आपको पसीना फील होता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, बहुत चिपचिपी टाइप की गर्मी जो है उस टाइम पे होती है। सो मैं ह्यूमिडिटी को दोबारा से एक्सप्लेन करियो। सो वाटर फ्रॉम द रिवर्स, लेक, सीज जो है वो आपके इवेपोरेट होते हैं और वो वाटर वेपर कहलाते हैं मैम। अब ये वाटर वेपर किसके साथ मिक्स हो जाते हैं बच्चा? ये आपके एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। एंड जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। सो वार्म एयर जो है कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। सो ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज होती है हॉट डेज में आपके। सो हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है? क्लोथ्स ज्यादा टाइम लेंगे आपके ड्राई होने में, ठीक है? आपको स्वेटी फील होगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा बच्चा। सो ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। देन आता है प्रेसिपिटेशन एंड रेन। प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं और फिर आपके वही रेन के फॉल में, देखो वेपर्स बने, वो आपके एटमॉस्फेयर में आए, वो आपके वाटर वेपर है, देन वो कंडेंस हुए, कंडेंस होने के बाद वो रेन फॉर्मेट में आपका क्या होंगे? नीचे आपके पास जो है वापस आएंगे रेन के फॉर्म में अर्थ पे। सो प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड फॉल टू द अर्थ। अब देखो ये किसी फॉर्म में ड्रिजल, आपकी हल्की हल्की बारिश के फॉर्म में भी, ऐसे हल्की हल्की बूंदाबांदी, बहुत ड्रिजल तो बहुत अच्छी भी लगती है लोगों को। देन रेन, प्रॉपर जो आपकी बारिश होती है, स्नो के फॉर्म में आते सकते हैं, स्लीट के फॉर्म में, स्लीट होता है ओले के साथ साथ, हेल्स के साथ साथ जब आपकी बारिश होती है, दैट इज योर स्लीट हो गया, हेल्स आपके ओले हो गए। सो किसी भी फॉर्म में भाई वो वापस आ सकती है। सो इट इंक्लूड्स ड्रिजल हो गया आपका, रेन हो गया बेटा, स्नो हो गया, स्लीट हो गया या हेल, किसी भी फॉर्म में जो है वो आपके नीचे आएंगे। सो विंड, माउंटेन एंड सीजन जो है वो आपके इफेक्ट करते हैं बच्चा प्रेसिपिटेशन को। व्हेन प्रेसिपिटेशन फॉल इन लिक्विड फॉर्म, जब प्रेसिपिटेशन आपका लिक्विड फॉर्म में होता है इसे हम लोग रेन बोलते हैं। सो रेन क्या करती है? लोअर्स टेम्परेचर आपके रिचार्ज। अब आपको पता है कि बारिश हो जाती है तो हमें एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है ना? सो बहुत गर्मी हो तो अच्छी खासी बारिश हो तो हमें क्या अच्छा फील होता है? सो रेन जो है लोअर करती है टेम्परेचर को, रिचार्ज करती है ग्राउंड वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड लॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेन जो है, अगर बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो आपका ड्राई क्लाइमेट भी होता है, हमारा एग्रीकल्चर, हर चीज जो है वो आपके इम्पैक्ट होती है। सो प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करते हैं, ये कब होता है? जो वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जब कंडेंस होते हैं एंड फॉल्स टू द अर्थ, तो आपका प्रेसिपिटेशन आपका होता है। इसमें आप लोगों का ड्रिजल भी हो सकता है, हल्की बूंदाबांदी हो गई, रेन प्रॉपर आपकी बारिश होगी, स्नो के फॉर्म में आ सकते हैं, स्लीट ओलों के साथ जब आपकी बारिश होती है, हेल्स हो गए, आपके ओले हो गए, तो किसी भी फॉर्म में जो है ये आपके अर्थ पे फॉल कर सकती है। विंड, माउंटेन एंड सीजन्स जो है वो आपका प्रेसिपिटेशन उसको अफेक्ट करता है। व्हेन प्रेसिपिटेशन जो है लिक्विड फॉर्म में होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसी को रेन बोला जाता है। एंड रेन तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है। सो रेन जो क्या करती है? लोअर करती है टेम्परेचर को, रिचार्ज करती है बेटा ग्राउंड वाटर को, एंड लॉन्ग एब्सेंस हो तो भाई आपका ड्रॉट भी हो सकता है, सूखा भी पड़ सकता है ना? सो ड्राई क्लाइमेट भी होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर, आपका जो प्रेसिंग ऑन द अर्थ सरफेस, सो इट इज हाईएस्ट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सी लेवल पे,
ठीक है। एंड जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, सो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटा वो आपका डिक्रीज किया जो होता जाता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो सी लेवल पे आपका सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड या हाइट पर जाते हो। एंड इसी के साथ वार्म एयर जो है वो राइज करती है और एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। जब भी कहीं गर्म हवाएं होंगी, वार्म एयर होगी, सो वो कहां जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। एंड जब कोल्ड एरिया होगी तो वो सिंक करेगी और एक हाई प्रेशर एरिया बनाएगी। हमेशा याद रखना विंड कहां से कहां जाती है, सो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाती है, ठीक है। सो विंड्स कैसे फ्लो करती है, हमेशा हाई प्रेशर एरिया से बच्चा लो प्रेशर एरिया में जाती है। सो लो प्रेशर एरिया में आपकी विंड जाती है। सो वार्म एयर राइजेस एंड क्रिएट करते हैं एक लो प्रेशर एरिया, वहीं कोल्ड एयर सिंक करती है और क्रिएट करती है एक हाई प्रेशर एरिया। सो एयर कहाँ मूव करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की साइड जो है आपकी मूव करती है, लो, और वो आपके क्लाउड्स लेकर आती है, वेट वेदर हो गया, वाइल हाई प्रेशर जो है वो आपको क्लियर एंड सनी वेदर जो है वो लेकर आता है। तो इसको हम दोबारा से देखते हैं। सो एयर मूव कहाँ से कहाँ करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में बेटा आपकी जो एयर है मूव करती है। अब लो प्रेशर एरिया की वजह से क्या होता है, आपके क्लाउडी, ठीक है, वेट वेदर होता है, वाइल हाई प्रेशर की वजह से आपका क्लियर एंड सनी वेदर जो है वो आपका होता है। उसी के साथ विंड, तो विंड बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। सो विंड इज मूविंग एयर। सो मूविंग एयर को क्या बोला जाता है, दैट इज योर विंड। सो एयर ऑलवेज मूव, जैसे कि मैंने आपको बताया एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में आप लोगों के जाती है। सो air always move from high pressure area to low pressure area बचा, and this movement of air is called, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे wind बोला जाता है। आपको पता है wind gentle भी हो सकती है, एक light breeze, कभी हल्की हल्की जो है आपकी हवाएं चलती हैं, ठीक है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जिन्हें स्टॉर्म्स भी बोला जाता है। सो अगर हम बात करें, जब आपको पता है जब हमारी हवाएं चलती है तो अपने साथ लीव्स हो गए, डस्ट हो गए, इवन कभी कभी बहुत तेज हवाएं होंगी तो आपके ट्रीज तक को अपरूट कर देती है, उखाड़ देती हैं। तो कभी कभी बहुत जेंटल हवाएं चलती है और कभी कभी बहुत ज्यादा तेज हवाएं भी चलती है। सो विंड क्या है, विंड आपकी मूविंग एयर है। एयर ऑलवेज कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की साइड जो है आपकी विंड मूव करती है। सो द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड, इसे हम लोग विंड बोलते हैं। विंड जेंटल भी हो सकती है बच्चा और आपकी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, राइट। So local winds such as land breeze and the sea breeze also affect the आपके weather and climate को affect करती है, राइट। सो हमारी जो लोकल विंड्स होती है, जो आपकी सी ब्रीज हो गई, ठीक है, जो आपकी लैंड ब्रीज हो गई, ये भी वहां के आपके जो लोकल क्लाइमेट है या वेदर है उस प्लेस का, उसको अफेक्ट करती है। जैसे कि एक डायग्राम हम लोग देखेंगे। सो बेटा ये सी ब्रीज है। अब सी ब्रीज हमें देखने को मिलती है डे टाइम में। आपको कब देखने को मिलेगी, डे टाइम में बच्चा आपको देखने को मिलेगी। अब है दिन का समय, तो दिन के समय जो है लैंड आपका ज्यादा वार्मर है देन वाटर, ठीक है। सो अगर आप इस एरिया को देखोगे, सो ये लैंड जो है ये आपका ज्यादा वार्मर है दिन के समय। और अगर हम बात करें देन किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, हम सी ब्रीज की बात कर रहे हैं। तो इन द डे टाइम में क्या होता है, लैंड जो है, क्योंकि आपको पता है अभी सनशाइन कर रहा है हमारा, तो उस टाइम पे हमारा जो लैंड है वो ज्यादा फास्टर हीट होता है देन सी से। तो अगर हम बात करें इन द डे टाइम लैंड हीट्स फास्टर देन द सी। अब वार्म एयर ओवर द लैंड जो है वो क्या होगी, राइज अप होगी। सो जो वार्म एयर, अब क्योंकि लैंड जो है जल्दी वार्म हो रहा है, सो इसके ऊपर जो है आपकी कैसी एयर होगी, वार्म एयर होगी। अब वार्म एयर है तो वार्म एयर कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो वार्म एयर ओवर द लैंड जो है वो आपका राइजेस अप होती है, एंड कूल एयर ओवर द सी जो है वो मूव करेगी कहाँ पे, टुवर्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस। सो अगर हम बात करें यहाँ से जो है अपना, क्योंकि ये अब ऊपर चली गई है
है। सो हमारा जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो है अब आपकी क्या चलेंगी, सी ब्रीज चलेंगी। सो कूल एयर ओवर द सी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, अब लैंड की डायरेक्शन में जाएंगी, क्योंकि यहाँ वाली वार्म एयर तो अप हो गया, जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसमें कौन आ रही है, अपना स्पेस कौन कवर कर रही है बेटा, आप लोगों के जो सी से आने वाली जो एयर है, जो कूल एयर है। दिस फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड, जो ये सी से लैंड की साइड आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सी ब्रीज बोला जाता है, राइट। इसे क्या बोलते हैं, इसे सी ब्रीज बोलते हैं। दोबारा से समझते हैं, देखिए दिन का टाइम था मैम, सो दिन के टाइम में हमारा जो लैंड है, इन द डे टाइम लैंड ज्यादा फास्ट हीट करता है देन सी। अब वार्म एयर ओवर द लैंड है, वो क्या होगा, वार्म एयर हमेशा राइज अप होती है, सो और कोल्ड एयर हमने देखा था सिंक करती है। अब वार्म एयर चली गई ऊपर, तो अब वो जो स्पेस बचा उसमें क्या होगा, सी से आने वाली जो कोल्ड एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। सो in the daytime land heats faster than the sea, so warm air over the land जो है वो क्या होगा, rise up होगा बच्चा। कूल एयर ओवर द सी जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द लैंड एंड उसका जो है स्पेस को टेक करेगी। सो दिस फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड, इसे हम सी ब्रीज बोलते हैं, जो कि हमें डे टाइम में देखने को मिलता है। अब हो गई है नाइट, अब हो गई है रात। सो वाटर इज वार्मर देन द लैंड हेयर, सो लैंड ब्रीज की अब हम बात करें। इन द नाइट की अगर हम बात करें, लैंड कूल्स फास्टर, अब लैंड बहुत तेजी से फास्ट हो रहा है देन द सी। सो कूल एयर जो है वो ओवर द लैंड क्या होगी, अब वो सिंक डाउन, अब वो आ गई है नीचे। अब वार्म एयर ओवर द सी जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस। सो वार्म एयर ओवर द सी जो है वो मूव करेगी किसकी साइड, लैंड की साइड, टू टेक इट्स प्लेस। सो दिस फ्लो ऑफ वार्म एयर, ये जो वार्म एयर फ्रॉम सी टू लैंड की साइड जो जा रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे लैंड ब्रीज जो है आपका बोला जाएगा। नाइट टाइम में क्या हुआ, लैंड कूल्स फास्टर देन सी। अब कूल एयर क्या करेगी, ओवर द जो लैंड है वो डाउन आ जाएगी। कूल एयर हमेशा क्या करती है, सिंक करती है, तो वो सिंक करेगी। सो वार्म एयर ओवर द सी जो थी अब वो किसकी साइड जा रही है, लैंड की साइड जा रही है, उसका प्लेस टेक करने के लिए। तो ये जो फ्लो ऑफ वार्म एयर है फ्रॉम सी टू लैंड बचा, इसे आपका लैंड ब्रीज बोला जाता है। सो दिस इज योर लैंड ब्रीज। सो अगर हम बात करें, हमने एलिमेंट्स जो है देखे हमारे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के। अब सीजन्स की बात करते हैं भाई, आप सभी को पता है। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली भी, अगर हम बात करें, हमारा ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप जो है क्लाइमेट है, और इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारे 4 सीजन है। वैसे तो हम 6 सीजन्स मानते हैं, लेकिन हमारे 4 सीजन है हमारे IMD के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है आपका विंटर का सीजन। सो विंटर सीजन जो है वो आपका दिसंबर से लास्ट करके अर्ली अप्रैल तक बेटा माना जाता है। सो विंटर सीजन जो है वो कब से कब तक, आपको पता है, दिसंबर से लेकर अर्ली आपके अप्रैल का जो टाइम पीरियड है उसे हम विंटर सीजन बोलते हैं। कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर हम किसे कंसीडर करते हैं, आपके दिसंबर एंड जनवरी जो है इसे कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर्स में काउंट किया जाता है। सो द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आर दिसंबर एंड जनवरी, जब आपका एवरेज टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट में 10 to 15 डिग्री ऐसे कम भी होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें, हमारे यहाँ विंटर सीजन जो है वो दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक लास्ट करता है बेटा, एंड हमारी जो कोल्डेस्ट मंथ है वो आपके दिसंबर एंड जनवरी है, जब एवरेज टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके, समर और प्री मॉनसून सीजन होता है हमारा। तो समर सीजन इन इंडिया जो है वो लास्ट करता है अप्रैल से जून तक, कभी कभी जुलाई तक भी जाता है। तो अगर हम बात करें, द समर सीजन इन इंडिया लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून अप टू जुलाई इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बेटा। सो अप्रैल, अगर हम बात करें, अप्रैल को हम हॉटेस्ट मंथ के रूप में कंसीडर करते हैं। सो अप्रैल जो है हॉटेस्ट मंथ होता है, एक तो आपके वेस्टर्न एंड आपके सदर्न इंडिया में, राइट। सो अप्रैल जो है वो आपका हॉटेस्ट मंथ कंसीडर किया जाता है वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में, एंड मई जो है आपका हॉटेस्ट मंथ है नॉर्दर्न इंडिया में।
डिफरेंस है दोनों में। सो मई जो है हॉटेस्ट मंथ है कब, नॉर्दर्न इंडिया में। सो ड्यूरिंग द समर टेम्परेचर जो है कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में 32 से 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी पहुंच जाता है आज के टाइम में। सो दिस सीजन इसे प्री मॉनसून सीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बिकॉज इट कम्स बिफोर द रेनी सीजन, क्योंकि मॉनसून सीजन से पहले का। तो समर और प्री मॉनसून सीजन दोनों इसी के नाम है, क्योंकि मॉनसून से पहले का टाइम पीरियड है। सो समर सीजन इन इंडिया जो है वो लास्ट करता है अप्रैल से जून अप टू बेटा अगर हम बात करें जुलाई तक। अप्रैल जो है हॉटेस्ट मंथ है वेस्टर्न एंड आपके सदर्न इंडिया में। मई जो है आपका हॉटेस्ट मंथ है नॉर्दर्न इंडिया में। उसी के साथ ड्यूरिंग द समर द टेम्परेचर इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया 32 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। द सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे प्री मॉनसून सीजन भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है आपका रेनी सीजन जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉनसून सीजन इन इंडिया, सो मॉनसून जनरली लास्ट जून से लेके सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसे मॉनसून सीजन। सो बच्चा आपका जून से लेके आपके सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका मॉनसून सीजन होता है। इंडिया इज डोमिनेटेड बाय साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो है वो इंडिया को डोमिनेट करती है। दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है बिगिन टू स्प्रेड, मतलब ये इंडिया में स्प्रेड होने लग जाती है कब बेटा, लेट मई और अर्ली जून में। सो अगर हम बात करें इंडिया जो है इज डोमिनेटेड बाय कौन सी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है वो डोमिनेट करती है। और दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो है अक्रॉस इंडिया में लेट मई और अर्ली जून में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। सो मॉनसून स्टार्ट विड्रॉइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में जो है ये विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड साउथ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल। तो अगर हम बात करें साउथ इंडिया जो है इस टाइम पीरियड में ज्यादा रेनफॉल आपका रिसीव करता है। सो उसके बाद आता है पोस्ट मॉनसून, जिसे रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन भी बोला जाता है। सो द पोस्ट मॉनसून सीजन जो है लास्ट करता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड जो है उसे पोस्ट मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून पीरियड भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिट्रीटिंग, क्योंकि मॉनसून जो है वो जा रहा है, रेनी सीजन आपका जा रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम द मॉनसून विंड जो है विड्रॉ फ्रॉम द इंडिया से चली जाती है। बरसात का टाइम जो है इंडिया में खत्म हो जाता है। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया अक्टूबर एंड नवंबर जो है यूजुअली क्लाउडलेस आपके होते हैं। ठीक है, सो ये है आप लोगों के सीजन। अब ट्रेडिशनली अगर हम लोग बात करें, वैसे अभी हमारे इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 सीजन है, लेकिन ट्रेडिशनली भाई हम ये नहीं मानते हैं, हमारे पास हमारे 6 सीजन्स होते हैं। सो ट्रेडिशनली हमारे कल्चर अगर हम बात करें इंडिया में कितने सीजन्स हैं, हम 6 सीजन्स को मानते हैं। आपका वसंत हो गया, आपका ग्रीष्म हो गया, राइट, आपका वर्षा हो गया, शरद हो गया, हेमंत हो गया, और आपका शिशिर आई थिंक, आई डोंट नो बट मैं शायद ठीक बोल रही हूँ, जो आपका विंटर सीजन होता है। तो ये हमारे जो है सीजन्स हैं। ओके, सो मॉनसून की अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया का क्लाइमेट मेनली जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन द मॉनसून विंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया का जो क्लाइमेट है बच्चा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो आपकी मॉनसून विंड्स पर जो है वो आपका डिपेंड करता है। हमारे जो एंशियंट सेलर्स जो है उन्होंने नोटिस किया जो डायरेक्शन ऑफ विंड है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड चेंज विद द सीजन। सीजन के साथ जो है डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो आपकी चेंज होती है। तो स्टिल सेलिंग शिप जो है आपको पता है, जो ये हमारे शिप सेल करते हैं, सो ये किसकी हेल्प से सेल करते हैं बेटा, वो विंड की हेल्प से सेल करते हैं। तो सेलिंग शिप जो है मूव्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ विंड। तो जो सेलर्स है यूज दिस चेंजिंग विंड्स टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम इंडिया। इंडिया आने के लिए, इंडिया जाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। लेटर अरब ट्रेडर्स जो है ऑल्सो यूज दीज विंड्स फॉर ट्रेड। सो अरब ट्रेडर्स ने इन्हीं विंड्स को यूज करना शुरू किया एंड कॉल द सीजनल विंड सिस्टम। ये जो सीजनल विंड सिस्टम था इसे मॉनसून कहना शुरू किया। एंड मॉनसून जो है आपके अरेबिक वर्ड मौसम से जो है आया है,
राइट, जिसका मतलब होता है सीजन। सो दोबारा से देखते हैं इंडिया का क्लाइमेट मेनली किस पे डिपेंड है। तो इंडिया का क्लाइमेट बच्चा अगर हम लोग बात करें मेनली आप लोगों के ऑन द मॉनसून विंड्स पर डिपेंड करता है। सो एंशिएंट सेलर्स ने क्या नोटिस किया कि डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो सीजन्स के साथ साथ चेंज होती है। एंड आपको पता है जो हमारे सेलिंग शिप्स होते थे वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड की हेल्प से ही। सो सेलर यूज दिस चेंजिंग विंड्स टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम इंडिया से, और अरब ट्रेडर्स ने इन विंड्स को एक नाम दिया जिसे सीजनल विंड सिस्टम को मॉनसून बोला, जो कि एक अरेबिक वर्ड से, आपके अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। ओके, so monsoon winds, what are monsoon winds? So monsoon winds are seasonal winds बेटा। मॉनसून विंड्स कैसी होती है? सीजनल विंड्स होती है, क्योंकि आपको पता है सीजन्स के अकॉर्डिंग मैम ये अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती है। सो मॉनसून विंड्स जो है वो आपकी सीजनल विंड होती है, दे चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स में चेंज करती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनसून विंड्स होती है, एक साउथ वेस्ट मॉनसून जिसे हम समर मॉनसून बोलते हैं, और एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जिसे हम विंटर मॉनसून के नाम से बच्चा जानते हैं। सो अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून जिसे हम समर मॉनसून की बात करते हैं, सो जून से सितंबर का जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चा, वो आप लोगों का साउथ वेस्ट मॉनसून जिसे हम समर मॉनसून बोलते हैं। सो इन समर जो है लैंड जो है हीट अप फास्टर। सो आपको पता ही है कि डे टाइम पीरियड में आपका जो लैंड है, समर्स में लैंड आपका तेजी से जो है हीट होता है, और अभी हमने पढ़ा है जब तेजी से हीट होगा तो जो आपकी जो हॉट एयर है वो क्या होगी, राइज अप होगी। सो इन समर लैंड हीट अप फास्टर देन द सी, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया। सो लैंड जो है एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा एंड सी जो है कूलर रहेगा और ये एक हाई प्रेशर एरिया बनेगा। एंड अभी हमने डिस्कस किया था विंड कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की साइड मूव करती है। सो विंड जो है अब आपके सी से लैंड की साइड मूव करेगी। सो विंड मूव करेगी कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में। सो दीज विंड कैरी मॉइस्चर्स फ्रॉम द सी, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया कौन सा है, सी है। अब सी जो है वाटर है तो वहां से क्या होगा, वहां की एयर में मॉइस्चर होगा। सो मॉइस्चर फ्रॉम द सी एंड ब्रिंग जो है हैवी रेनफॉल इंडिया में लेकर आएगा। सो हम बात करें साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि आपकी समर मॉनसून भी बोला जाता है। सो जून से सितंबर का टाइम पीरियड होता है। हाउ डज इट हैपन इन समर? आपको पता है मैम हमारा जो लैंड है वो बहुत तेजी से हीट होता है। अगर हीट होगा आपको पता है तो वो क्या होगा, हमारा जो है लैंड जो है हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया यहाँ पे क्रिएट होगा। सी जो है रिमेन रहेगा, कूलर रहेगा, और वहां पे एक हाई प्रेशर एरिया बेटा आपका क्रिएट होगा। सो विंड जो है कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में आपके मूव करती हैं। एंड दीज विंड जो है वो अपनी साइड, क्योंकि ये सी के साइड से आ रही है, ये मॉइस्चर फ्रॉम द सी जो है अपने साइड लाएंगी, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है आपके इंडिया में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जिसे विंटर मॉनसून बोलते हैं बच्चा, ये अक्टूबर से फरवरी का टाइम पीरियड होता है। सो इन विंटर लैंड कूल फास्टर देन सी, ठीक है। सो लैंड जल्दी से हीट हो रही है। सो लैंड जो है अब एक हाई प्रेशर एरिया बन चुका है एंड सी रिमेन्स वार्मर एंड बिकम अ लो प्रेशर एरिया। सो व्हेन वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड जाएगी, मतलब अब लैंड से सी की साइड जाएगी। अब कहां से जाएगी, लैंड, क्योंकि आपका एक हाई प्रेशर एरिया है। सो लैंड से जो है वो आपके सी की साइड जाएगी, जो कि आपका एक लो प्रेशर एरिया। सो विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो pressure area. So wind blows from land to sea और they are mostly dry. So most part of India जो है very little rainfall होता है, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ जा रही है, लैंड, और लैंड में मॉइस्चर नहीं होता है, बहुत कम होगा। सो लैंड से सी की साइड जा रही है तो बहुत ज्यादा लिटिल, क्योंकि अगर हम लोग बात करें हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून में हमारा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है वो सी से आपका लैंड की साइड है। सो सी से आपका मॉइस्चर भी आएगा, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल बेटा आपका होगा। सो विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी जा रही है। सो दे आर मोस्टली कैसी होगी, ड्राई होगी, क्योंकि वो लैंड की से सी की साइड जा रही है बेटा। सो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी वेरी लिटिल रेनफॉल, राइट। अब आते हैं हमारा क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कॉजेस क्या है हमारे क्लाइमेट चेंज के? भाई देखो, क्लाइमेट को तो हम सभी को बचाना है, आपकी मेरी हम सबकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हम अपने फॉरेस्ट को कट करें, ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, ये सभी की वजह से, इन सभी एक्टिविटीज की वजह से हार्मफुल गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, वो देखने को मिलती है। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बच्चा, आपका मीथेन हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड दीज गैसेस ट्रैप द सन की हीट, और जिसकी वजह से आपका अर्थ क्या होता है, वार्मर होता है। एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगी, आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी, आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जो आप सभी को पता है। आप लोग इतने स्मार्ट, आप सभी को पता है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो, अगर हम बात करें हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, देन आपका मीथेन, ये सब जो है इनका लेवल बढ़ रहा है। सो दीज गैसेस जो है वो ट्रैप करती है अर्थ से आने वाली जो वार्मर, अगर हम लोग बात करें वार्म में हमारी जो अर्थ है उसको वार्मर बनाती हैं। सो ये जो गैस है वो सन हीट को ट्रैप करती हैं और हमारे अर्थ को वार्मर बनाती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चा बोलते हैं। सो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होगा? देखो, आपको पता है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो, इसका तो आपको सोचने कि आप दूसरी कंट्रीज को देखो, आप अब पहले क्या टेम्परेचर होता था, अभी ही अगर आप देखोगे कुछ टाइम में आपको कितना ज्यादा टेम्परेचर जो है इंक्रीज मिल रहा है अपनी सराउंडिंग्स में। सो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल जो है राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत इजीली फ्लड्स आ सकते हैं। ठीक है, आपके ग्लेशियर्स बेटा मेल्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं बहुत सूखा देखने को मिल रहा है। बहुत सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे प्लांट्स हैं, जो एनिमल हैं, उनको हम खो चुके हैं। ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रहा है, हमारे ह्यूमन हेल्थ को, हमें आपको पता है हमारी यूवी रेज जो हैं, जो हार्मफुल यूवी रेज आती हैं, वो हम तक पहुंच रही हैं, हमारे ओजोन लेयर जो है उसमें छेद हो चुका है। सो ये सारी किसको इंपैक्ट कर रही है? हमारी बॉडी को इंपैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? ये तो एक रीजन है, ऐसे भी मल्टीपल है। हमारी हेल्थ को इंपैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सो अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड लाइवलीहुड को भी बच्चा जो है इन सबसे अफेक्ट हो रहा है। सो हम क्लाइमेट चेंज को जो है, हाउ कैन वी रिड्यूस क्लाइमेट चेंज? ये जो हमारा इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट, हमारे, तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हम लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, यूज रिन्यूएबल सोर्सेज इन स्पाइट ऑफ आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, आपका कोल, पेट्रोलियम वगैरह, इसकी जगह हम लोग जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, उन रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे। हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे हम, ठीक है, फॉलो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है हम चूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम सेव करेंगे, हम फ्यूल्स को सेव करेंगे, ताकि जो है हम क्लाइमेट चेंज को बचा सकें। सो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? अगर हम सिंपल टर्म में समझते हैं, सो क्लाइमेट चेंज मींस लॉन्ग टर्म चेंजेस जो होते हैं हमारे वेदर पैटर्न में, सच एज जैसे आपका टेम्परेचर हो गया बेटा, आपका रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, एंड इट इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। सो भाई ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं, और ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इन क्लाइमेट चेंजेस को, जो बहुत मेजर लेवल पे हो रहे हैं, हमें इनको कंट्रोल करना है बच्चा। ओके, सो एक केस स्टडी दी है हमें पंजाब फ्लड्स के बारे में 2025, एक केस स्टडी। तो क्या हुआ था इस टाइम में, आपको पता है 2025 लास्ट ईयर ही बात है बेटा, पंजाब एक्सपीरियंस सीवियर फ्लड्स, बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे हेवी मॉनसून रेनफॉल की वजह से, क्योंकि जो आपको पता है पंजाब का मतलब ही है 5 नदियों का प्रदेश। हमारी जो सतलुज, ब्यास, रावी और घाघर नदी है, रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेसिव हैवी जो है मॉनसून हुए, रेनफॉल हुए, जिसकी वजह से इन रिवर्स का वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से आपके
आपके फ्लड्स आए। अब फ्लड्स आए हैं तो उनके विलेजेस, पूरे के पूरे विलेजेस, क्रॉप्स, हाउसेस, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस, सब कुछ जो है बचा इसमें डैमेज हो गया। सो ऑल्दो रिलीफ ऑपरेशन चलाए गए, आपको पता है बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए, लेकिन आपको पता है फिर भी जो फ्लड्स है उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है लॉसेस हुए, है ना। सो बाढ़ अगर किसी प्लेस पे आती है तो लॉसेस होती है कि नहीं, बहुत ज्यादा लॉसेस हो, और जो अपने में ही एक दुखद घटना है। सो ये किसकी वजह से, ये सब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ही हो रहा है। सो ऑल्दो रिलीफ ऑपरेशन जो है कैरिड आउट किए गए, लेकिन आपका इकोनॉमिक, लोगों के घर बार टूट गए बेटा, सोशल, इन्वायरमेंटल, हर तरीके से आपका जो है वहां पर लॉसेस हुए। सो बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी हैं इसके, जैसे कि वेरी हैवी मॉनसून रेनफॉल हुआ, आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर्स लेकर आए, जिसकी वजह से रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हुआ आपके हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में। अब वो रिवर्स क्या होता है ना, वहीं से फ्लो कर रही है, तो हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर से जो पानी बह के आ रहा है, क्योंकि हमारे पहाड़ी इलाके तो फिर भी आप लोगों के वहाँ वैलीज वगैरह होती है, लेकिन पंजाब एक प्लेन एरिया में आ गए, तो वो इतना ज्यादा पानी संभाल पाना उन प्लेन एरिया में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हैवी रेनफॉल जो हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर में, और उनका जो पानी बह गया है उसने भी आपके पंजाब को क्या किया, उसी की वजह से वो रिवर ओवरफ्लो हुई, जिसने इम्पैक्ट किया हमारे पंजाब को। सो रिवर्स लाइक सतलुज, ब्यास, रावी एंड घाघर ओवरफ्लो आफ्टर, ऑफ कोर्स जब एक्सेस वाटर आएगा तो वो उस एरिया को इम्पैक्ट करेंगी ही करेंगी। सो ह्यूमन कॉजेज क्या रहे कि देखो, आपको पता है हमारे जो उस टाइम पीरियड में हमारे जो एम्बैंकमेंट्स हैं, जो हम लोगों ने एरियाज बनाए हुए थे कंट्रोल करने के लिए फ्लड को, वो बहुत वीक थी, पुरानी थी। पीपल बिल्ड हाउसेस, देखो बहुत सारे लोगों ने जो अपने हाउसेस हैं या अपने फार्म हाउसेस वगैरह बहुत रिवर के क्लोज बनाए हुए थे, सबको लगता है ना एक ब्यूटीफुल प्राइम लोकेशन पे होना चाहिए, ठीक है। सिल्ट एंड मड जो है, अगर हम लोग बात करें, जो रिवर अपने साथ लेकर आती है, रिड्यूस द वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डैम्स वगैरह, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ। लेट अगर हम बात करें पुअर फ्लड वार्निंग, देखो उस टाइम पे लोग इतने प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, तो उनको कोई फ्लड्स वार्निंग भी नहीं दी गई, ऑल ऑफ द सडन ये सारी चीजें हुई है। सो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से जो है हमारे पंजाब फ्लड्स आए थे, और हमें ये जो है ये एक डिजास्टर देखने को मिलता है। So that's all for today बच्चा। ये आप लोगों का चैप्टर था एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो अगर हम लोग बात करें इसी सेशन के, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको आएगा डाउनलोड सेशन पीडीएफ, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जाकर जो है आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। सो इस चैप्टर के जो लेक्चर के नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको सेशन पीडीएफ लिखा हुआ है, आप वहाँ क्लिक करोगे तो इस सेशन का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.